नमस्कार। सही बच्चे स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा और अपघटन अभिक्रिया के 3 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा, वैद्युत, उष्मीय और प्रकाश। ठीक है, फिर अपघटन अभिक्रिया का हम लोगों ने 2 उपयोग भी पढ़ा था। ठीक है, धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना। एक चीज और जान लीजिए, अपघटन अभिक्रिया का प्रयोग शोधन, धातुओं के शोधन में भी होता है। ठीक है, ये पिछले क्लास का हो गया। आज हम लोग का टॉपिक है एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या टॉपिक है हम लोग का? एकल विस्थापन अभिक्रिया। आपको रिव्यू करा दे एक बार। हम एकल विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा के बाद उसका कुछ एग्जाम्पल, 1 2 3 एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल एक कौन कौन से टाइप वो हो गए वो देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी कि धातु की सक्रियता श्रेणी अगर पता है तो एकल विस्थापन अभिक्रिया आपको बनाने, लिखने और समझने में बहुत आसानी होती है। फिर हम लोग अधातुओं की सक्रियता श्रेणी बस 3 ही के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऐसा आप ध्यान में रखेंगे कि क्लोरीन सल्फर से भी अधिक क्रियाशील है। उसके बाद हम लोग कुछ अधिक से अधिक एग्जाम्पल को भी देखना पसंद करेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल पर ऐसे लिख रखा है। ठीक है, ये मोर एग्जाम्पल्स हैं। धातुओं द्वारा धातुओं का विस्थापन, फिर अधातुओं का धातुओं से विस्थापन, फिर धातुओं द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये चैप्टर, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आपको रिव्यू पता चल गया कि आज की क्लास का क्या है। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, परिभाषा देखिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, ठीक है, जिसमें किसी यौगिक, कोई यौगिक होगा आपके पास, यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु, यौगिक मतलब यौगिक के सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। अणु का निर्माण परमाणुओं से होता है, यानी यौगिक में परमाणु होगा। ठीक है, तो किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह, तो आप परमाणु बोल रहे हैं या परमाणुओं के समूह, इन दोनों लाइन की जगह आप तत्व बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? तत्व। परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु का मतलब दूसरे तत्व, ठीक है, द्वारा विस्थापित, यानी उसको हटा देगा, कर दिया जाता है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। आप एक यौगिक लीजिए, ठीक है, उसमें एक तत्व डालिए, तो यौगिक में जो उससे कम क्रियाशील का तत्व होगा, ठीक है, जो आप तत्व डाले हैं उसको कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करेगा? हटा देगा। इसी परिभाषा को आप एक और तरीके से बोल सकते हैं। दूसरे तरीके से अगर आप देखें तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, देखिए यहाँ लिख दिए हैं अधिक क्रियाशील तत्व, ये परिभाषा ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील, कैसा? कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन, एकल विस्थापन अभिक्रिया में खास बात यह है कि ज्यादातर हम लोग यौगिक का विलयन ही लेते हैं। कुछ उदाहरण आपको हम देंगे जिसमें यौगिक का विलयन नहीं लिया जाता है। ठीक है, ठोस रूप में ही काम होता है, लेकिन अधिकांशतः यौगिक का विलयन ही होता है। ठीक, तो यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, तो अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें। या देखिए, मैंने लिया है जिंक लिया, CuSO4 लिया मैंने। ठीक है, जिंक CuSO4, कॉपर सल्फेट नीला रंग का है। जैसे मैंने जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला, ठीक है, समझ जाइए, ये आपका हो गया बर्तन। ठीक, ये इसमें नीला रंग का कॉपर सल्फेट हो गया, नीला रंग का मान लीजिए। ठीक है, हो गया। इसे मैंने मान लिया कि ये मैंने जिंक धातु को डाला, ठीक, जैसे जिंक धातु को डालेंगे तो क्या बन जाता है? ZnSO4। अब विलयन हो जाता है रंगहीन। विलयन क्या हो जाता है? रंगहीन। यानी अब आपको विलयन कैसा दिखने लगा? ठीक है, रंगहीन। अगर हम इस व्हाइट पेन चलाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो आप समझिए कि ये आपका रंगहीन का साइन है।
तो ये थोड़ा रेगुलर समझ लीजिए, ये आपका रंगहीन का साइन है। तो विलयन हो गया आपका ये रंगहीन, ठीक। और आपका ये कॉपर धातु, और आपका ये कॉपर धातु आपको क्या हो गया, मिल गया। क्या मिल गया यहाँ, कॉपर आपको मिल गया, ठीक है। और यहाँ काला रंग हम किसके लिए यूज कर रहे थे, जिंक के लिए, ठीक है। तो Cu क्या करता है, Zn क्या करता है, Cu को CuSO4 से हटा दिया तो बना लिया ZnSO4 और आपका बन गया Cu। बता गया समझ में। तो ये एकल विस्थापन गया क्योंकि जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। इसमें क्लोरीन गैस, पोटेशियम आयोडाइड का टनु सोल्यूशन है। टनु सोल्यूशन का मतलब होता है टनु विलयन का मतलब होता है उसमें जल की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। क्लोरीन गैस प्रोवाइड किए हैं तो बना है KCl पोटेशियम क्लोराइड, और क्या बना है, आयोडीन सॉलिड। आयोडीन हमेशा सॉलिड में ही बनता है, क्लोरीन हमेशा गैस में ही बनता है, याद रखिएगा। ब्रोमीन हमेशा द्रव में ही बनता है, ठीक। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन वो आयोडीन को हटाया, क्लोरीन किसको हटाया, आयोडीन को, ठीक। तब जाके बना KCl, तो ये भी विस्थापन हुआ, ठीक है। बस यहाँ क्या है कि क्लोरीन एक अधातु है, आयोडीन भी एक अधातु है, ठीक है। क्लोरीन आयोडीन को हटाता मतलब यहाँ अधातु अधातु को हटाया। इस एग्जाम्पल में जिंक एक धातु है, कॉपर भी एक धातु है, और धातु ने धातु को हटाया, ठीक है, हटा दिया, ठीक। चलिए अगले एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सोडियम धातु, सोडियम धातु और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है। तो देख रहे हैं क्या कि अभिक्रिया के बाद बना है NaCl और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक। अब क्या देख रहे हैं कि सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को हटा रहा है। सोडियम किसको हटा दिया, हाइड्रोजन को, ठीक है। जिससे आपका बन गया NaCl और बन गया हाइड्रोजन गैस। ये बात आ गया आपको समझ में। तो आपने 3 एग्जाम्पल देखा। पहले एग्जाम्पल देखना है धातु को धातु ने हटाया, दूसरे एग्जाम्पल में देखा कि धातु को धातु ने हटाया, पहले में धातु को धातु ने, सेकेंड एग्जाम्पल में देखा कि आपने धातु को धातु ने हटाया, और थर्ड में क्या देख रहा है कि हाइड्रोजन को किसने हटाया, धातु ने हटाया। तो 3 तरह की एकल विस्थापन में प्रकार हो गए, ठीक है। एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा, किस विलयन में धातु डालेंगे, कौन सा धातु एकल विस्थापन होगा कि नहीं होगा, इसकी पहचान के लिए आपको ये सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। अगर आपको ये सक्रियता श्रेणी याद है तो आसानी से बता सकते हैं कि अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा। जैसे हम अगर जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर को डाल दें तो अभिक्रिया नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं हम, जिंक सल्फेट के विलयन में किसको डाल दें, कॉपर को। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ZnSO4 है और इसमें अगर हम कॉपर को डाल दें तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो इस बात को आप यहाँ सारणी से समझ सकते हैं कि कोई अभिक्रिया क्यों नहीं होगा। तो देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये एक सक्रियता श्रेणी है। इसमें आप देख सकते हैं कि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है और ये देखिए जिंक ऊपर है। हाँ आपको अब दिख रहा होगा, देखिए ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर। तो जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ठीक है। और धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को हटाएगा, धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को हटाएगा। अपने से कम वाले को ही हटाया जा सकता है, अपने से मौजूद वाले को हटा नहीं सकते हैं, उसमें क्षमता आपसे ज्यादा है, हमेशा कम वाले को। तो जिंक कॉपर को हटाएगा, न कि कॉपर जिंक को। इसलिए अगर हम जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु डालेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा। चलिए तो हम लोग पढ़ लेते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ध्यान रखिएगा सक्रियता श्रेणी क्या है परिभाषा, कि विस्थापन, ध्यान रखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर, ठीक है, धातुओं को उनकी घटती हुई, घटते क्रम में, ऊपर से नीचे वो कम क्रियाशीलता कम होगा, घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में एक उड्डर्ग, उड्डर्ग मतलब सीधा खड़ा, ठीक है, वर्टिकल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिकल उड्डर्ग स्तंभ में सजाया गया, जिसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहा गया, ठीक है। आप इसको याद करेंगे। सबसे ज्यादा क्रियाशील है आपका पोटेशियम, ठीक है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, पोटेशियम, फिर है सोडियम। ऐसे पोटेशियम से ज्यादा क्रियाशील लिथियम है, चूंकि लिथियम को हम लोग लिए नहीं है। पोटेशियम, सोडियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, थोड़ा सा हिंदी गलत लिखा है क्या तो ठीक कर लीजिएगा खुद से। एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद है जिंक, फिर आयरन, फिर टीन, फिर लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, और प्लेटिनम। ये क्रियाशीलता घटते क्रम में है। सबसे ज्यादा पोटेशियम, बीच में जो हाइड्रोजन है वो क्रियाशीलता को दो बराबर भाग में बांट देता है, ध्यान रखिएगा। और नीचे है कम क्रियाशील, प्लेटिनम जो है सबसे कम क्रियाशील, समझिए क्रियाशील है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए इसी बात को मैं से एक लाइन में सजा के लिख दिए हैं। पहले लिखे हैं पोटेशियम अधिक, पोटेशियम से कम सोडियम, सोडियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम जिंक, जिंक से कम फेरस यानी लोहा आयरन, आयरन से कम टीन, टीन से कम लेड, लेड से कम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम कॉपर, कॉपर से कम Hg यानी पारा, उसके बाद सिल्वर Ag, Au गोल्ड, और Pt प्लेटिनम। अभी क्रियाशीलता कौन से क्रम में है? घटते क्रम में है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि ऊपर के सारे तत्व अम्ल हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे और हाइड्रोजन से कम कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे, ठीक। अब जैसे हम पूछे क्या कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस किस को विस्थापित कर सकता है, तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम के यौगिक में से एल्युमिनियम को विस्थापित कर देगा, जिंक के यौगिक से जिंक को हटा सकता है, लोहा के यौगिक से लोहा को, टिन के यौगिक से टिन को, लेड के यौगिक से लेड को, कॉपर के यौगिक से कॉपर को, चांदी के यौगिक से चांदी को। यानी मैग्नीशियम अपने से जितना कम क्रियाशील है उन सभी को उसके यौगिक से हटा सकता है। उसी तरह कैल्शियम, कैल्शियम जो है अपने से कम यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक इन सभी को उसके यौगिक से हटा सकता है। सोडियम हटा सकता है, पोटेशियम अपने से कम हटा सकता है। इसलिए आपको ये सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। अधातुओं में देख लेते हैं तो सबसे ज्यादा क्रियाशील क्लोरीन है। ऐसे सबसे ज्यादा क्रियाशील तो ये फ्लोरीन है, लेकिन उसकी उसकी यौगिक कम है और वो इस क्रिया में कम भाग लेता है, इसलिए स्टार्टिंग क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से। क्लोरीन हमेशा गैस रूप में, ब्रोमीन हमेशा लिक्विड रूप में, आयोडीन हमेशा सॉलिड रूप में, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील क्लोरीन है, फिर ज्यादा फिर उससे कम ब्रोमीन है, उससे कम आयोडीन है। तो आपको अगर ये याद है तो आप एकल विस्थापन अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कौन किसको हटाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, आपको ये सक्रियता श्रेणी अच्छे से याद होनी चाहिए, परीक्षा में आ जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसे हो गया कि बताइए कि कॉपर से कम, कॉपर से कम क्रियाशील कौन है? पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन में लिख दिए कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन में लिख दिए जिंक, तीसरा ऑप्शन में लिख दिए हम Hg, और चौथा ऑप्शन में लिख दिए Sn। आपको बताना है कॉपर से कम क्रियाशील कौन है, तो आपको वो तालिका याद होगा, आपको ये तालिका याद होगा, ठीक है। तभी ना आप ये बता सकते हैं कि Hg जो है वो कॉपर से कम क्रियाशील है, इसलिए ये तालिका याद करना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ मोर एग्जाम्पल्स में चलते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे होना चाहिए, एग्जाम्पल समझेंगे तो बहुत काम आएगा। देखिए कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन, ठीक। तो यहाँ देखिए जब मैंने कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डाला, आपने देखा सक्रियता श्रेणी में जो लोहा है वो कॉपर सल्फेट से ज्यादा क्रियाशील था, तो मैंने कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डाला है? लोहा, ठीक। तो अभी तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग का है, लेकिन जैसे हम लोहा डालते हैं और चूंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो ये लोहा कॉपर को हटाता है और कॉपर का स्थान ले लेता है, तो बन जाता है ApSO4, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। फेरस का मतलब लोहा का संयोजकता 2, एक होता है फेरिक जिसमें लोहा का संयोजकता 3 होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। एक होता है फेरिक जिसमें संयोजकता कितना है? 3, और एक होता है फेरस जिसमें संयोजकता कितना है? 2। तभी हम फेरस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अतः फेरस सल्फेट जो नीला हरा, पहले शुरू में जब अभिक्रिया स्टार्ट होगा है और जैसे कॉपर लोहा कॉपर को हटा रहा है तो उसमें पहले नीला से धीरे धीरे हरा होता है और लास्टली हरा हो जाता है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि नीला हरा या फिर हरा लिख सकते हैं, ठीक। और कॉपर धातु आपको ठोस रूप में मिल जाता है, ठीक है। देखिए इस एग्जाम्पल का यूज आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर परीक्षा में है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि लोहा
कॉपर लोहा से कम क्रियाशील है या फिर लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तब ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा धातु को लोहे के टुकड़े को डाला जाता है, ठीक है, लोहे के टुकड़े को डाला जाता है तो फेरस सल्फेट बनने के कारण विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है या विलयन का नीला रंग हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और कॉपर धातु ठोस रूप में प्राप्त होता है। तो यह क्रिया यह सिद्ध करता है कि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो क्या वैसे लिख सकते हैं। मैंने और एग्जांपल ले रखा है, जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NO3 मतलब नाइट्रेट रंगहीन है, इसे मैंने जिंक डाला, क्या डाला, जिंक। तो आपने तालिका में देखा था जिंक ऊपर था और सिल्वर नीचे था। चलिए मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास कर दूं। ये रहा आपका तालिका, तालिका में आप सीधे यहाँ आ जाइए। देखिए ये यहाँ है जिंक, ठीक है, और यहाँ देखिए है सिल्वर। देखिए तो जिंक जरा क्रियाशील है, इसका मतलब जिंक हटे आई मीन सिल्वर हटेगा और जिंक उसको क्या करने वाला है, हटाने वाला है, ठीक है, तो जिंक हटेगा। हाँ तो क्या हुआ, हाँ तो जिंक जो है वो सिल्वर को हटाया तो क्या बना, जिंक नाइट्रेट, क्या बन गया, जिंक नाइट्रेट जो हल्का हरा रंग का है। जिंक नाइट्रेट कैसा है, हल्का हरा, ठीक है, और Ag आपको सिल्वर धातु मिल गया। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि जिंक सिल्वर से अधिक क्रियाशील है या सिल्वर जिंक से कम, तब इस एग्जाम्पल का यूज करें। मैंने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है, मैं Fe2O3 और Al के बाद मैंने बताया था कि अधिकांशतः यौगिक के विलयन से ही तत्व को हटाया जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ है जिसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे ये देखिए Fe2O3 ये सॉलिड है, ये विलयन तो है नहीं, ठीक। Fe2O3 को जब एल्युमिनियम के साथ गर्म किया गया, एल्युमिनियम धातु के साथ क्या किया गया, गर्म, तो हमने देखा है कि एल्युमिनियम जो था वो लोहा से अधिक क्रियाशील है, एल्युमिनियम लोहा से अधिक क्रियाशील है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, आप यही देख सकते हैं, ये रहा एल्युमिनियम, ठीक है, और ये रहा लोहा। यहाँ देखिए ये रहा एल्युमिनियम, ये देखिए ये रहा एल्युमिनियम और ये रहा आपका लोहा यानी आयरन, है ना, एल्युमिनियम ऊपर और लोहा नीचे, यानी एल्युमिनियम से अधिक, एल्युमिनियम जो है वो लोहा से अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ क्या हुआ कि एल्युमिनियम लोहा को हटाता है और बनाता है Al2, क्या बनाता है, Al2O3, ठीक, और लोहा धातु आपको पिघली हुई अवस्था में मिल जाता है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म, ठीक है। इसी में ऑक्साइड के रूप में आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहीं लिख देते हैं, जैसे कि हम यही लिख देते हैं CuO+Mg कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, प्लस Mg मैग्नीशियम को डाले हैं। तो चूंकि मैग्नीशियम कॉपर से अधिक क्रियाशील है, मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से क्या अधिक क्रियाशील है, गर्म करना है, ये ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो मैग्नीशियम कॉपर को हटा के बना दिया MgO और आपको कॉपर धातु मिल गया। तो आप ये एग्जांपल जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका AgNO3, फिर से मैंने सिल्वर नाइट्रेट ही लिया है, लेकिन इस बार जिंक नहीं, इस बार मैंने कॉपर लिया, इसे मैंने क्या लिया, कॉपर। आपको सेकेंडरी श्रेणी में याद होगा हाइड्रोजन के बाद कॉपर ही था, कॉपर के बाद पारा था, पारा के नीचे Ag था, Ag के नीचे Au था, यानी कॉपर जो है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। कॉपर सिल्वर से क्या अधिक क्रियाशील है, यानी कॉपर सिल्वर को हटाएगा, तो बन गया CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट, एक क्यूप्रस होता है, क्यूप्रिक होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए क्यूप्रस, ठीक है, आप लोगों को मैंने PDF भेज भी रखा है इसको लेकर। एक होता है क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, ठीक है, क्यूप्रस में संयोजकता एक लिया जाता है और क्यूप्रिक में संयोजकता 2, तो यहाँ क्यूप्रिक बना है, ठीक। कॉपर नाइट्रेट और NO3 का संयोजकता 1 होता है, NO3 का संयोजकता 1 यानी -1 लिखा था यहाँ, तो 1 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ तो क्या बन गया, CuNO3 जो नीला रंग का होगा, किस रंग का होगा, नीला रंग का, ध्यान रखिएगा। तब परीक्षा में आए क्या सिद्ध करेंगे कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, तब बताएं कि AgNO3 के विलयन में कॉपर धातु को डालने से कॉपर नाइट्रेट बनता है, जिससे विलयन का
विलयन नीले रंग का हो जाता है और यह सिद्ध करता है कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। अगला एग्जांपल मैंने पीबी का ले रखा है, लेड, पीबी यानी लेड, ठीक। तो CuCl2 मैंने डाला, ठीक है। कॉपर क्लोराइड जो नीला रंग का है, कॉपर में अधिकांशतः यौगिक नीला रंग का ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, नीला रंग का। तो बनता है PbCl2 लेड क्लोराइड जो रंगहीन है और कॉपर धातु आपको मिल जाता है। ये तो हो गया धातु का धातु से विस्थापन। अब हम लोग चलते हैं कम क्रियाशील धातु का, कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन, यानी एक कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु क्या करेगा, हटाएगा। जैसे मैंने Na Br और Cl लिया तो बना NaCl और Br। तो देखिए क्या हुआ कि क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से अधिक क्रियाशील है, तो क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को हटा देगा, ठीक है। हटाने के बाद बनाएगा NaCl और Br। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा, आपको पता है ही। NaCl का नाम सोडियम क्लोराइड होता है, आप लिख भी सकते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट में चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने Cl क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का एग्जांपल दिया था ना, एक यूनिक है, ये देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S गैस है, आयोडीन सॉलिड है, ठीक है। जब दोनों को क्या किया गया, गर्म किया गया, क्या किया गया, गर्म किया गया, तो Hi बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया गैस के रूप में, और सल्फर आपको मिल गया, सल्फर आपको सॉलिड रूप में मिल गया। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि आयोडीन जो है वो सल्फर को हटा रहा है, आयोडीन जो है वो सल्फर को क्या कर रहा है, हटा रहा है, ठीक। इससे यानी आयोडीन सल्फर को हटा रहा है, तो आयोडीन सल्फर से अधिक क्रियाशील है, आयोडीन जो है वो सल्फर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए आयोडीन ने सल्फर को हटा दिया। आगे बात समझ में, तो आयोडीन सल्फर को हटाया तो बन गया Hi और S, बैलेंस आपको करने आता ही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स में चलते हैं। जैसे धातु द्वारा अम्लों, अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, कुछ धातु जो है, ठीक है, वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। अम्ल पता है ही आपको, जैसे मैंने H2SO4, HNO3, H3PO4, HCl, ये सब अम्ल है, ये सब क्या है, अम्ल है। तो धातु अम्लों से हाइड्रोजन क्या करते हैं, विस्थापित क्यों कर देते हैं, आपको पता है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। देखिए आप क्रियाशील श्रेणी में जाइए, देखिए ये है आपका है हाइड्रोजन, देखिए यहाँ आपका है हाइड्रोजन, और ये जितना है ये सब हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। ये पूरा कॉलम यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब हाइड्रोजन से अधिक क्या है, क्रियाशील है। और अम्ल में क्या होता है, H, अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है, अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन H प्लस, जिसको आप तोड़ेंगे ना ऐसे बीच में से, तो आपको मिलेगा H प्लस और NO3 माइनस। जैसे आपने लिया HCl, तो जब इसको तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। जैसे आपने लिया H2SO4, तो जब इसको तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा H प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। फिर जैसे आपने लिया H3PO4, H3PO4, जब इसको ऐसे तोड़ देंगे ना, तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा H प्लस PO4 3 माइनस, ठीक है। बात आ गया समझ में। तो अम्ल में होता है हाइड्रोजन आयन, और ये जितना तत्व है ये सब हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। ये कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, इस हाइड्रोजन से क्या अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये सब अम्ल में से हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मैंने जिंक को लेकर एग्जाम्पल लिखा है, आप सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको और ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। जिंक धातु को H2SO4 में डाला गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, तब बना है जिंक सल्फेट ZnSO4, नाम नहीं लिखे हम, आप लिख लीजिए खुद से, जिंक सल्फेट लिख दे, एक नाम लिख देते हैं जिंक सल्फेट, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस आपका क्या हो गया, मुक्त हो गया, ठीक। तो इसे पता चला कि हाइड्रोजन जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, ठीक है। उसी तरह मैंने एग्जांपल लिया है Zn और HCl का, तो ZnCl2 और H2 बना है। फिर मैंने एग्जांपल लिया है
Zn और H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल याद कीजिए नाम को, फास्फोरिक अम्ल H3PO4। तो Zn3PO4 का ऑल्टो है जिंक फॉस्फेट, क्या बनता है, जिंक फॉस्फेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिंक PO4 के लिए फॉस्फेट का यूज होता है और PO3 के लिए फॉस्फाइट का यूज होता है। ठीक, चार है ना, ऑक्सीजन चार है इसलिए फॉस्फेट। तो जिंक फॉस्फेट, PO4 3 लेता है और जिंक आपका 2 लेता है, इसलिए फॉर्मूला बना है Zn3PO4। पता है ना, क्रॉस कर देते हैं, PO4 का 3 जाएगा जिंक के पास और जिंक का जो 2 होता है वो जाएगा PO4 के पास। हाइड्रोजन गैस क्या हो गया आपका, मुक्त हो गया। समीकरण को संतुलित जरूर कीजिएगा। फिर Zn प्लस CH3COO, ध्यान रखिएगा CH3COO को बोलते हैं एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं इसको, एसिटिक अम्ल। आप इसको भूलेंगे नहीं, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब हमने जिंक में यानी एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल में और ये डाला है, क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल में जब मैंने जिंक डाला तो ये हाइड्रोजन क्या कर देगा, विस्थापित। ये हाइड्रोजन क्या कर देगा, विस्थापित। ध्यान रखिए एसिटिक अम्ल में कुछ इस टाइप से होता है, CH3COO माइनस और H प्लस। जब इसको ऐसे तोड़ेंगे ना तो CH3COO ये माइनस के साथ जाएगा और ये H प्लस के साथ जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा ये लाइन। ठीक है, CH3COO माइनस के साथ और H प्लस के साथ। ठीक है, अम्ल है, हाइड्रोजन आयन देगा हमको। तो जैसे हम जिंक डालें तो हाइड्रोजन यहाँ से हट गया और यहाँ आ गया आपका जिंक। जिंक में 2 था इसलिए 2। आप पूछे सर CH3COO का होल ट्वाइस पहले क्यों लिखे हैं, तो स्टैंडर्ड है, ये ज़्यादा हर जगह सही लिखा आता है। तो मान्यता इसकी यही है लिखने की कि CH3COO का होल ट्वाइस पहले और जिंक को बाद में। ठीक, बाकी आप जिंक को पहले लिख देते ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई काट देगा। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है ये वाला। ठीक है, ध्यान रखिए ये स्टैंडर्ड है। तो क्या बन गया, जिंक एसीटेट। ध्यान रखिएगा इसको आप हमेशा एसीटेट पढ़ेंगे, CH3COO को क्या पढ़ेंगे, एसीटेट, भूलेंगे नहीं। CH3COO को क्या पढ़ेंगे, एसीटेट, और आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ जिंक की जगह पर आप मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, सोडियम भी ले सकते हैं, कैल्शियम भी ले सकते हैं। तो आपका मन जिंक की जगह पर लिख कर आप एग्जाम्पल को चेंज करते रहिए। फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सोडियम के साथ HCl का भी क्रिया कराया। ठीक, तो यहाँ सोडियम जो है हाइड्रोजन को क्या करने वाला है, विस्थापित। तो बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मैग्नीशियम HCl से भी क्रिया कर रहा है, आप भी ले सकते हैं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटाया तो बनाए MgCl2, क्लोरीन का संयोजकता 1, मैग्नीशियम का 2, इसलिए MgCl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि आप लोगों के पास इसमें कोई सवाल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कल्पना करने की कोशिश करता हूँ कि आपके मन में कोई सवाल ना हो, या सवाल हो तो क्या सवाल हो सकता है उसी को ध्यान में रख के मैं जवाब दे रहा हूँ। यहाँ है लोहा, लोहा की अभिक्रिया किससे कराया मैंने, HCl से। ये एक्वा ही है, ध्यान रख लीजिएगा, एक्वा, और ये आपका ये सॉलिड है। ठीक है, संतुलित नहीं होगा तो संतुलित करना आपका काम है। ठीक है, हम कर दिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नहीं। जैसे कि FeCl तो H2 मैंने संतुलित नहीं किया तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, हो गया 2HCl। ठीक, अब देखिए Fe है, HCl है, तो लोहा हाइड्रोजन को हटाएगा, आपने देखा वो क्रियाशीलता श्रेणी में दिखाए थे हम। ठीक, तो बन गया FeCl2। यहाँ लोहा की संयोजकता 2 है, इसलिए मैंने यहाँ फेरस लिखा है। लोहा की संयोजकता 3 होती है, पता है ना, 2 और 3, एक फेरस और एक फेरिक। एक होता है फेरस जिसमें 2 लिखाता है, और एक होता है फेरिक जिसमें 3 लिया जाता है। ठीक, तो अभी मैंने फेरस लिया है। ठीक है, इसलिए अभी FeCl2 लिखा, क्योंकि क्लोरीन का संयोजकता 1 है और लोहा का संयोजकता 2 है, तो पता है कि ऐसे और ऐसे क्रॉस हो जाता है। ठीक है, ऐसे और ऐसे क्या होता है, क्रॉस करेंगे तो FeCl2 ही बनेगा। ध्यान रखिएगा, फेरस और फेरिक। 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत यूनिक एग्जाम्पल है, तो इसको हम चाहेंगे यूनिक कलर से आपको बताएं ताकि आपके दिमाग, आपकी नज़र में ये बात बनी रहे। तो मेरे ख्याल से ये इस कलर का यूज़ मैंने नहीं किया, जैसे मैंने ये मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज, Mg से मैग्नीशियम, Mn से मैग्नीज, ये बहुत यूनिक एग्जाम्पल्स है, आपको इसको ध्यान में रखना है। HNO3 एक ऑक्सीकारक अम्ल है। HNO3 कौन सा अम्ल है, ऑक्सीकारक, ध्यान रखिएगा। HNO3 कैसा अम्ल है, ऑक्सीकारक, हम लिख देते हैं HNO3
कैसा अम्ल है? ऑक्सीकारक अम्ल है। ऑक्सीकारक अम्ल कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन तो देगा ही देगा और साथ में ऑक्सीजन भी देता है। हाइड्रोजन के साथ क्या देता है? ऑक्सीजन, इसलिए ये ऑक्सीकारक अम्ल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो HNO3 अभी हम लोग क्या पढ़े? आपने जो ऊपर का एग्जाम्पल देखा इसमें यही देखा ना कि अम्ल से धातु का अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? हाइड्रोजन गैस। ठीक, लेकिन HNO3 से ऐसा नहीं होगा। HNO3 के साथ ही मैग्नीशियम और मैग्नीज अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। HNO3 के साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज ही अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। बाकी जो धातु हैं वो हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, वो जल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जल। क्यों? क्योंकि HNO3 ऑक्सीकारक अम्ल है। लेकिन मैग्नीशियम मैग्नीज के साथ ऐसा नहीं हो पाता है और जिससे हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मैग्नीशियम और मैग्नीज HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक, तो मैग्नीशियम जो है वो HNO3 से हाइड्रोजन को क्या करता है? विस्थापित। तो बनता है MgNO3 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट, NO3 को नाइट्रेट और Na2 को नाइट्राइट। NO3 को नाइट्रेट और NO2 को नाइट्राइट, ध्यान रखिएगा। मैग्नीज मैग्नीज यानी Mn की अभिक्रिया HNO3 से कराएं तो मैग्नीज भी हाइड्रोजन को हटाता है। ठीक है, तो बनता है MnNO3 का होल ट्वाइस मैग्नीज नाइट्रेट। अभी ट्वाइस से पता चल ही रहा होगा ये 2 से कि मैग्नीज का संयोजकता 2 है, ऐसे मैग्नीज का संयोजकता बहुत होता है, देखिए अभी 2 है। ठीक, तो मैग्नीज नाइट्रेट हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दिखता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा है? धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को हटा रहा है। ठीक, लेकिन जो अतिक्रियाशील धातु है जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक, ये जल से भी अभिक्रिया करके, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन को पूर्ण रूप से नहीं हटाते हैं, जल से हाइड्रोजन को पूर्ण रूप से नहीं हटाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस जरूर देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस जरूर देते हैं। तब इसको एकल विस्थापन में नहीं लेंगे। ठीक, आंशिक रूप से तो एकल विस्थापन है, लेकिन ये पूर्ण रूप से एकल विस्थापन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम जब H2O से विक्रिया करता है तो बनाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो सोडियम के साथ रह ही गया, तो हटाया कहाँ? ठीक है, हाइड्रोजन सोडियम के साथ रह गया है। ठीक है, देखिए ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन और सोडियम एक साथ ही है, तो ये हटाया कहाँ? हटाने का मतलब तो पूरा हटाना होता है। जैसे आप ऊपर देखें, जिंक हाइड्रोजन को हटाया, पूरा हटा दिया एक हाइड्रोजन। इसे यहाँ देखें, जिंक हाइड्रोजन को हटाया तो इसने पूरा हाइड्रोजन को हटा दिया। ठीक है, देखिए पर जिंक इसमें हाइड्रोजन नहीं है, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, आपको हाइड्रोजन कहीं नहीं दिखेगा। ठीक, फिर अब इसमें देखें, इसे भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखें तो इसे भी हाइड्रोजन नहीं है, इससे भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से एकल विस्थापन है, लेकिन ये आंशिक बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? आंशिक। ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हैं? आंशिक। ठीक है, एकल विस्थापन हो गया, ये आंशिक रूप से एकल विस्थापन हुआ है। हाइड्रोजन को हटाया है, लेकिन हाइड्रोजन के कुछ अणु को अपने साथ, परमाणु को वो अपने साथ रखा है। तो सोडियम धातु जो है जल से भी क्रिया करता है। ठीक है, तो बनाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ऐसे सोडियम और पोटेशियम धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, नहीं तो बाहर निकलते साथ इसमें आग लग जाती है। ठीक, और जल में डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, इसलिए पोटेशियम और सोडियम धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं ताकि वो अपने मूल रूप में रहे। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल देखिए, पोटेशियम धातु जल से भी क्रिया कर रहा है तो बना रहा है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, OH मतलब, OH का मतलब क्या है? हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, OH एक चीज और काम करता है, OH भस्म को दर्शाता है। किसको? भस्म को, या आप क्षार बोल लीजिए। ठीक, जैसे NOH एक भस्म है, KOH एक भी भस्म है, तो भस्म क्षार को दर्शाता है कौन? OH। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, तब इस बात को ध्यान में रखिएगा। OH हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो आपने एकल विस्थापन अभिक्रिया को पूरे तरीके से समझ लिया, आप इसको अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ये परिभाषा सबसे अच्छा, आप इसको याद करें, इस परिभाषा को
कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है तो अभिक्रिया एकल विस्थापन कहलाती है। अब एक 3 एग्जाम्पल रखेंगे कि जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन डाला जाता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर धातु प्राप्त होता है। उसी तरह दो एग्जाम्पल और याद कर सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में क्लोरीन गैस डालने से पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन सॉलिड रूप में प्राप्त होता है। एक और एग्जाम्पल याद कर सकते हैं कि सोडियम धातु को HCl में डालने से सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सक्रियता श्रेणी जो मैंने बोला ये आपको याद करना बेहद जरूरी है। ठीक है, ये सक्रियता श्रेणी आपको याद करना ही होगा, नहीं याद करेंगे तो आपका 1 नंबर चला जाएगा किसी और के पास। ठीक है, तो कोई और ना ले जाए 1 नंबर, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 1 नंबर कैसा कि कॉपर से कम क्रियाशील कौन है, तो ऐसे 4 एग्जाम्पल्स आपको आ जाएंगे तो आपको एक चुनना होगा ऑप्शन में। ठीक है, फिर मैंने ये बहुत सा एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल का यूज आप अच्छे से करें, इसको याद कर जाए एग्जाम्पल्स को। कोई क्वेश्चन हर तरीके से आ सकता है, जैसे जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील कैसे है, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील कैसे है, जिंक सिल्वर से अधिक क्रियाशील कैसे है। ठीक है, लोहा एल्युमिनियम से अधिक क्रियाशील कैसे है, सॉरी एल्युमिनियम लोहा से अधिक क्रियाशील कैसे है, कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील कैसे है, लेड कॉपर से अधिक क्रियाशील कैसे है, ऐसा आ सकता है। फिर आपसे एग्जांपल हम पूछ सकते हैं कि क्लोरीन ब्रोमीन से अधिक क्रियाशील कैसे है, तब NaBr और Cl2 का एग्जांपल दें। फिर आपसे मैंने पूछ सकता है कि आयोडीन सल्फर से कैसे अभिक्रिया अधिक क्रियाशील है, तब H2S और I2 का एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक, फिर धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, इसको बताने के लिए आप Zn2SO4 NaCl ऐसे करके आप कई एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्विव विस्थापन अभिक्रिया। एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर परीक्षा में सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया पूछे, अगर परीक्षा में सिर्फ विस्थापन पूछे, क्वेश्चन आ गया कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो आपको किसके बारे में आंसर देना है, एकल के बारे में, द्विव के बारे में नहीं, किसके बारे में जवाब देंगे आप, एकल विस्थापन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब तक परीक्षा हॉल में यानी परीक्षा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, जब तक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ड्यू लिख के नहीं आए तब तक आप ड्यू विस्थापन का परिभाषा नहीं देंगे। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब एकल विस्थापन, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग ड्यू विस्थापन पढ़ेंगे। ठीक है, ड्यू विस्थापन में कुछ नहीं होता है, दो यौगिक होंगे, दोनों के दोनों यौगिक होंगे, वो अपने आयनों का अपने मूलकों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का क्या कर लेंगे, निर्माण। ठीक है, बस ड्यू विस्थापन अभिक्रिया यही है, तो हम लोग अगले क्लास में इस चीज को देखेंगे। ठीक है, आप अब ये वीडियो आपका ये कंप्लीट होता है, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें, मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू।